वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 30 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएससी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है और इस दिन का तो काफ़ी ज़्यादा इंतजार रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। जिन्होंने एग्जाम दिया होता है उन्हें तो ऑब्वियसली, और जिन्होंने नहीं दिया होता वो भी इस दिन को काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर कितनी कट ऑफ चली गई, किसने अच्छा स्कोर किया और किसने टॉप किया। रिजल्ट्स आते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आपके मन में भी होती है बहुत कुछ जानने की। रिजल्ट्स में जो भी लोग सिलेक्ट हुए उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओनली एज कम्युनिटी से भी 50 से ज़्यादा रिजल्ट्स अभी तक आपकी जानकारी में आ चुके होंगे जिन्हें पब्लिक डोमेन में ला दिया गया है। अभी भी हम काउंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कम्युनिटी से सेलेक्ट हो चुके हैं जिनके बारे में हमें धीमे धीमे जानकारी मिलेगी। जो सबसे बढ़िया रैंक अभी तक हमारी जानकारी में आ चुकी है दैट इज़ AIR 6 यक्ष चौधरी, जिनके बारे में हमने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको इन्फॉर्म कर ही दिया है। तो बहुत सारे और मेंबर्स हैं जो हमारी कम्युनिटी से सेलेक्ट हुए होंगे जिनके बारे में हमें अभी पता चलेगा और हम आपको ज़रूर से कम्युनिकेट करेंगे। सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू फॉर अस एज वेल। कट ऑफ भी जारी कर दी गई है, उस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। प्रीलिम्स के कट ऑफ को एक दफ़ा देख लेते हैं बिकॉज प्रीलिम्स का एग्जाम नज़दीक भी है। जनरल के लिए जो मार्क्स गए हैं कट ऑफ के लिए दैट इज़ 87.54। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रही है। 44 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं माइनस मार्किंग के बाद तो आप इन हो जाएंगे। EWS कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 80.14 की रही है। 40 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली अगर आपने अच्छे किए हैं 41 मान लीजिए तो आप इन हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए थोड़ी सी कट ऑफ हाई गई है कंपैरिजन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दैट इज 84.85। शेड्यूल कास्ट के लिए 75.41 एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इट्स 70.71 मार्क्स। तो आपने देखा कि कट ऑफ बहुत हाई नहीं गई है। अगर आप, चूंकि क्वेश्चन पेपर का जो नेचर है वो हाल फिलहाल में बदला है, क्वेश्चन पेपर अनप्रेडिक्टेबल रहा है, ज़्यादा सब्जेक्टिव नेचर का रहा है और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही सॉल्व किया जा सकेगा। इन्फॉर्मेशन का जो रोल है वो धीमे धीमे लिमिट हो रहा है। तो आपको इस कट ऑफ के बाद अंदाजा लग गया होगा कि आपको कितनी मेहनत के साथ कितना स्कोर करना है। सो हैव एन आइडिया और अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर आपने इस बार एग्जाम नहीं दिया था या किसी भी वजह से आपका एग्जाम रुका था तो आपके सामने है अगला अटेम्प्ट जिसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स के इस पार्ट में दैट इज विद द प्रीलिम बूस्टर। यहाँ पर जो हमारा पहला आर्टिकल है वो सेला मकाक के बारे में है। ये एक नई स्पीसीज है ओल्ड वर्ल्ड मंकी की, जिसे आप सेला मकाक कह सकते हैं। इसे हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया। सेला माउंटेन पास है ना वहाँ पे, जहाँ पे टनल भी बन रही है सेला टनल, उस लोकेशन में इसे देखा गया है। दैट इज रीजन कि इसे नाम दिया गया है सेला मकाक। इसे एक्सपर्ट्स की एक टीम ने एनालाइज किया जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बिलोंग करती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की भी टीम इसमें शामिल रही। सेला मकाक सिनिका स्पीसीज से बिलोंग करता है जो कि मकाका ग्रुप का एक जीव है। ये अदर मेंबर जो इस फैमिली के हैं उनसे थोड़ा सा अलग हो जाता है इसके कॉलर हेयर की वजह से, जो बाल इसके गले के पास हैं, फर्दर मजल जो थूथन के पास इसका एरिया है, और सेला मकाक में चिन विस्कर्स की भी कमी है, जो चिन के पास मूछें होती हैं वो भी नहीं है। ठीक है, फर्दर देखिए जो हैबिटेट है, जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है वो ये रिवील करता है कि जो सेला मकाक है वो ज्योग्राफिकली सेपरेट हो गया अरुणाचल मकाक से, मकाका मुंजाला जिसे आप कहते हैं, सेला माउंटेन पास की वजह से। सेला माउंटेन पास ने एक बैरियर की तरह काम किया, इसीलिए दोनों जो प्रजातियां हैं वो डिफर कर गई, अलग अलग हो गई और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस आ गए। यहाँ पर देखिए जो माउंटेन पास है उसने एक बैरियर की तरह काम किया। लगभग 2 मिलियन सालों तक दोनों प्रजातियां आपस में एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रही, माइग्रेट नहीं कर पाई, एंड दैट इज द रीजन कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट रहे। फाइलोजेनेटिक का मतलब ये होता है कि कोई भी जीव जो धीमे धीमे इवोल्यूशन के साथ डेवलप होता है उसमें कुछ डाइवर्सिफिकेशंस आ जाते हैं, तो इसका मतलब होता है फाइलोजेनेटिक। तो फाइलोजेनेटिक का हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कौन सा जीव किस प्रकार से इवॉल्व हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो जो सेला मकाक है ये अरुणाचल मकाक से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, हालांकि ऑब्वियस सी बात है कुछ डिफरेंसेस तो डेफिनेटली हैं। हैवी बिल्ड शेप है सेला मकाक का और इसकी पूरी बॉडी पर आपको बहुत लंबे बाल दिखेंगे जो उतने लंबे आपको अरुणाचल मकाक में नहीं मिलेंगे। जो सेला मकाक है कुछ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स भी थोड़े से अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे जो सेला मकाक है उसका चेहरा आपको हल्का पीला दिखेगा, जो बॉडी का पार्ट है वो ब्राउन कलर का है, जबकि अरुणाचल मकाक जो है उसका चेहरा आपको डार्क मिलेगा और डार्क ब्राउन कोट उसके बॉडी के शरीर पर भी मिलेगा। सेला मकाक की पूंछ बाकी मकाक की तुलना में लंबी है, जैसे कि तिब्बतन मकाक, एसमीज मकाक, अरुणाचल मकाक, व्हाइट चीक मकाक, लेकिन छोटी है बोनेट मकाक और टॉक मकाक की तुलना में। थ्रेड्स की बात करें तो ये उस एरिया में जहां पे रहते हैं वहां क्रॉप्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में कई दफ़ा इनकी जान चली जाती है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं, शॉर्ट में आप इसे कहते हैं ZSI।
ये सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का, जिसे एस्टैब्लिश किया गया प्राइमरली 1916 में। ये फ्यूनिस्टिक सर्वे के लिए नेशनल सेंटर की तरह काम करता है। जानवरों को सर्वे किया जाता है और देखा जाता है कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज वगैरह हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है नॉलेज के एडवांसमेंट के लिए। ये रिच फॉनल डाइवर्सिटी को कंट्री में एक्सेप्शनली जो रिच है उसे डिटेक्ट करते हैं, ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और 16 रीजनल स्टेशंस भी हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मनी स्पाइडर के बारे में है। इट्स अबाउट मनी स्पाइडर। जो मनी स्पाइडर है इसे कॉमनली यूरोपियन घास के मैदानों में देखा जाता है। भारत में नहीं मिलते थे, लेकिन हाल ही में जो मुथंगा रेंज है वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, वहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम मनी स्पाइडर को डिटेक्ट किया गया, वहां देखा गया, रिपोर्ट किया गया। मनी स्पाइडर फैमिली ऑफ डॉफ स्पाइडर से बिलोंग करता है। इनके जो मेल होते हैं वो 3 मिलीमीटर और जो फीमेल होती हैं वो 4 मिलीमीटर लंबी होती हैं। मतलब फीमेल मेल की तुलना में ज़्यादा लंबी होती हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो ट्रायंगुलर वेब बनाती हैं ड्राई ट्विक्स यानी कि जो सूखी लकड़ियां होती हैं उनके बीच में, जबकि मेल्स जो हैं वो पत्तियों में छुप के रहते हैं। कई दफ़ा आपको एक फीमेल स्पाइडर का जो वेब है उसमें 2 या उससे ज़्यादा मेल मिल जाएंगे। दोनों ही सेक्सेस जो हैं मेल फीमेल वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और उन पे इरेगुलर सिल्वर पैचेस मिलते हैं। न्यूमरस फाइन ब्लैक स्पाइन्स या ऑलिव ग्रीन लेग्स देखने को मिलेंगे इस स्पाइडर में। सिग्निफिकेंट इसलिए है डिस्कवरी बिकॉज इनकी 6 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में तो एक भी नहीं मिलती थी। फॉर द फर्स्ट टाइम भारत में एक स्पीसीज को डिटेक्ट किया गया। पहली बार इनके जीनस को इंडिया में रिपोर्ट किया गया है। दैट इज द रीजन कि इस फाइंडिंग को लेकर जो भी रिसर्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। केरला में लोकेटेड है, पॉइंट नंबर 1 याद रखना है। इंटीग्रल पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टैब्लिश किया गया 1973 में। काबिनी रिवर एक्चुअली में ट्रिब्यूटरी है कावेरी नदी की, वो इसी सेंचुरी से होके गुजरती है। यहाँ मिलते हैं आपको कई सारे जीव, आप चाहें तो मैं उनके नाम ले लेता हूँ, इतने वैसे आपको याद तो नहीं रहेंगे। दोज आर एलिफेंट, गॉड, टाइगर, पैंथर, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, स्लोथ बियर, नीलगिरी अंगूर, बॉनेट मका, कॉमन लंगूर, वाइल्ड डॉग, कॉमन ऑटर, मालाबार जाइंट स्क्वेरल और कुछ मैमल्स भी। तो मैंने नाम ले लिए हैं, आपको इतने सारे तो याद नहीं रहेंगे, कुछ याद रह जाए तो ठीक है। INS गोमती अगला आर्टिकल है। हाल ही में से डीकमीशन किया गया, सर्विस से इन्हें बाहर किया गया बिकॉज लंबे समय तक INS गोमती ने सर्व किया इंडिया को। INS गोमती अपना नाम डिराइव करती है गोमती नदी के ऊपर। 16 अप्रैल 1988 को इसे कमीशन किया गया था मेजेगांव डॉक लिमिटेड में, बॉम्बे में। यह तीसरा शिप था गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स में। INS गोमती अभी वेस्टर्न फ्लीट में डीकमीशन किए जाने से पहले ओल्डेस्ट वॉरियर रहा, जिसने इंडिया को सिक्योरिटी प्रदान करी या फिर सिक्योरिटी दी। अपनी सर्विस के दौरान INS गोमती ने ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन रेनबो में हिस्सा लिया। ऑपरेशन कैक्टस जब मालदीव्स में कूप डिटेट हुआ था तो भारत सरकार ने वहां की सरकार को बचाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया गया था पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स के द्वारा, तो बहुत बड़ा मिलिट्री मोबिलाइजेशन किया गया था पाकिस्तानी बॉर्डर्स की ओर, एंड दैट वाज थ्रू ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन रेनबो, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको कहीं मिल जाए कि आखिर ऑपरेशन रेनबो में क्या हुआ था। रिमार्केबल स्पिरिट और स्टेलर कंट्रीब्यूशन की वजह से नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इन्हें 2 बार यूनिट साइटेशन भी दिया गया, एक बार 2007-8 में, दूसरी बार 2019-20 में INS गोमती की सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करते हुए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास अभी हाल ही में जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग कोई चेयरपर्सन नहीं है। कंसर्निंग बात है, लॉ कमीशन के पास अपना चेयरपर्सन तो निश्चित तौर पे होना चाहिए। स्टेटस की बात करते हैं तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी होने का मतलब ये है कि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑर्डर के माध्यम से बनाया जाता है। ये ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही कोई स्टैच्यूटरी बॉडी है। 1955 में कमीशन को ओरिजिनली बनाया गया और उसके बाद हर 3 साल में इसे एक बार बनाया जाता है। आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो इसे 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से 1834 में पहली बार बनाया गया था, 1834 में, और तब इसकी चेयरमैनशिप मिली थी लॉर्ड मैकॉले को। फर्दर जो पहला लॉ कमीशन था इंडिपेंडेंट इंडिया में, उसे 1955 में बनाया गया। चेयरमैनशिप रही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो उस समय के थे MC सेतलवेद, उनके द्वारा। कंपोजिशन की बात करें तो होते हैं फुल टाइम चेयरपर्सन और कमीशन में 4 फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं, जिसमें एक मेंबर सेक्रेटरी भी शामिल होते हैं। लॉ और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज जो लॉ मिनिस्ट्री में काम कर रहे होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते हैं इस कमीशन के। 5 से कम पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं, मतलब एग्जैक्टली 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 5 पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं। इसकी चेयरमैनशिप अवेल की जाती है सुप्रीम कोर्ट के या तो रिटायर्ड जज के द्वारा
या फिर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो इस कमीशन को हेड करते हैं। रोल्स एंड फंक्शंस की बात करें, भारत में कई सारे कानून बनते हैं, कई सारे कानूनों को रिव्यू करने की जरूरत होती है और कई दफा हमें नए कानूनों की जरूरत होती है। इस बारे में जानकारी देगा कौन? लॉ कमीशन का यही काम होता है कि वो रिसर्च करें, जो वेरियस लॉज हैं भारत में उनको रिव्यू करें, देखें कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं या फिर क्या भारत को किसी नए कानून की आवश्यकता है। इस संबंध में रिकमेंडेशन देने का काम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का है। ये स्टडीज भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। फर्दर अगर हमारा कोई जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कोई दिक्कत है तो वो उसे भी दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO के बारे में है। 30 साल पूरे हो गए। मॉस्को में हाल ही में जब इसकी समिट ऑर्गेनाइज की गई तब ये एक इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जहां पे 6 देश एक साथ इकट्ठा होते हैं और कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। 2002 में फॉर द फर्स्ट टाइम CSTO को बनाया गया। इसके पहले कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी 1992, जिसे ताशकंद ट्रीटी के नाम से भी पुकारा जाता है, वो बनाई गई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव मोरलेस वही था जो CSTO का रहा 2002 में। तो CSTO अपना ओरिजिन 1992 के ताशकंद ट्रीटी में ट्रेस करता है। हेडक्वार्टर्ड है मॉस्को में। मेंबर्स की बात करें तो 6 मेंबर्स हैं, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन और तजाकिस्तान। पॉइंट टू बी नोटेड, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ CSTO। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये पीस, इंटरनेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करते हैं, साइबर सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं और कलेक्टिव बेसिस पे इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी को इंश्योर करते हैं अपने मेंबर स्टेट्स के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट CSTO। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल MSE CDP की नई गाइडलाइंस के बारे में है। MSE का यहाँ पे मतलब है मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज और CDP का मतलब है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लस्टर का मतलब होता है किसी चीज को आप एक जगह पे इकट्ठा कर दो, सो दैट विल बी अ क्लस्टर। गवर्नमेंट ने अभी MSME CDP यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस 15th फाइनेंस कमीशन की साइकिल में यानी कि 2021-22 से 25-26 के बीच में इंप्लीमेंट की जाएंगी। बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। गवर्नमेंट ने क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच ऑप्ट किया ताकि हम MSEs को बढ़ावा दे सकें, यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। नोडल मिनिस्ट्री रही मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि MSMEs को ग्रो किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, सपोर्ट दिया जाए ताकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से खुद को अपग्रेड कर सकें। कुछ इंफ्रा फैसिलिटीज उनको दी जाएं ताकि वो उसका इस्तेमाल करके आसानी से ग्रो कर पाएं और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स भी बनाए जा सकें। कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जो कोई एक एंटरप्राइज बनाए तो बहुत महंगा होगा। कुछ कॉमन फैसिलिटीज बना दी जाती हैं जो सभी MSEs इस्तेमाल कर पाते हैं। टेस्टिंग, ट्रेनिंग सेंटर, रॉ मटेरियल डिपोट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, इन्हें वो एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं तो उनके लिए ये सस्ता हो जाता है। नई गाइडलाइंस क्या बोलती हैं? जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ओर से 60 से 70% का ही मैक्सिमम ग्रांट देगी। फर्दर जो इंफ्रा डेवलपमेंट किया जाएगा न्यू इंडस्ट्रियल इस्टेट के फॉर्म में या फिर फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, उसमें भी सरकार मैक्सिमम 70% से 60% यानी कि 60% का ग्रांट ही देगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोल गैसिफिकेशन के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने भी हाल ही में नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है जहां पे 2030 तक हम 100 मिलियन टन के कोल गैसिफिकेशन का टारगेट रखते हैं। कोल को अगर जलाया जाए तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है। तो कोल एक ऐसा सोर्स है जो एनवायरमेंट के लिए फायदेमंद तो कतई नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें से गैस एक्सट्रैक्ट करके उसका इस्तेमाल करें तो एनर्जी सोर्स ज़्यादा इफिशियंट होगा और एनवायरमेंट के लिए कम हार्मफुल होगा। कोल गैसिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जो कोल है उसे पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं एयर, ऑक्सीजन या स्टीम के साथ। थोड़ा और आसान करता हूँ, यहाँ पे हम कोल को वाटर और ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है और उसी के बेसिस पे इसे जलाया जाता है। इसके जलने के दौरान हमें मिलती है सिन गैस। सिन गैस का मतलब है सिंथेटिक गैस, एक ऐसी गैस जिसे हम लैब में बना रहे हैं। इस सिन गैस में होती है CO+H2, दोनों ही अच्छे सोर्स हो जाते हैं एनर्जी के लिए। बाद में हम सिन गैस को क्लीन करके इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक तो इस गैस का इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरा मीथेन और बाकी की जो गैसेस निकलती हैं उन्हें भी एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। चाइना बिगेस्ट नंबर ऑफ कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट अपने पास रखता है। जो भी उनका कोल का कंजम्पशन होता है उसका 5% वो गैसीफायर्स में इस्तेमाल करते हैं। US भी कुछ कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स इस्तेमाल करता है। कई सारे फायदे होते हैं। हम इसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, केमिकल प्रोडक्ट और फर्टिलाइजर्स भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन जो हमें कोल गैसिफिकेशन से मिलता है वो एक क्लीन सोर्स बन जाता है हमारे लिए एनर्जी का। फर्दर हम इसके माध्यम से अमोनिया बना सकते हैं और हाइड्रोजन इकोनॉमी को एम्पावर कर सकते हैं।
मीथेन और नेचुरल गैस जो हमें यहाँ से मिलती है कोल गैसिफिकेशन से, उसे हम लिक्विड नेचुरल गैस LNG में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंसर्न की बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव होती है। फर्दर वाटर कंटेमिनेशन, लैंड सब्सिडेंस और वेस्ट वाटर को सेफली डिस्पोज करने के चैलेंजेस भी बने रहते हैं। रिवीजन करिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में, साफ साफ गलत है, कोलकाता में है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, गलत है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। मनी स्पाइडर फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किए गए वेनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, दैट्स ट्रू। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया मेंबर है, गलत है, इंडिया मेंबर नहीं है, केवल 6 मेंबर है, लीड करता है मोरलेस रसिया। सेशन की PDF मिलेगी ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पर, आप इस QR कोड को स्कैन करके भी वहां पे पहुंच सकते हैं, तो वहां जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF को डाउनलोड करके रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।